नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये कार्यक्रम विशेष रूप से भारत की तरफ जो दीपावली का त्योहार है, वो किस तरह का उजियारा भारत का पूरे विश्व में फैला रहा है, उसकी बात करने वाला है। सो वन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में प्रकाश हो और एक ऐसा प्रकाश जिसको लेकर हम शांति की तरफ बढ़ते हैं, समन्वय की तरफ बढ़ते हैं, समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। उस दिशा में जब आप भारत की विदेश नीति की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि भारत अपनी समृद्धि को लेकर पहले से अधिक जागरूक है और उस नाते जिस तरह के संबंध अलग-अलग देशों के साथ भारत विकसित कर रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग न्यू इंडिया ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड आई हैव द प्लेजर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राजेंद्र हर्षी। नमस्ते राजेंद्र जी। नमस्कार जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। और भारत का तो नाम ही प्रकाश में रथ है, तो ये बिल्कुल। प्रकाश का पर्व है, तो ये भारत का पर्व है दीपावली। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। तो राजेंद्र जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जब हमारे त्योहार हैं, वो किस तरह से हमें जीवन को और अच्छे ढंग से उसका प्रबंध करने की प्रेरणा देते हैं, उस दृष्टि से दीपावली का त्योहार क्या क्या संकेत लेकर आता है? जैसे मैं आपकी अनुमति से याद करूं तो हमेशा दीपावली, नूतनता, घर की सफाई, ये सब बातें वो कहीं ना कहीं जीवन को व्यवस्थित करने में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिल्कुल अशोक जी। और हमारे यहाँ जो हर उत्सव हैं, वो उत्सव के 3 स्तर हमारे यहाँ रहते हैं। एक व्यक्तिगत स्तर, जिसे हम आदि भौतिक स्तर कहते हैं, एक आदि दैविक स्तर जो डिवोशनल जो उसका स्तर है, और एक आध्यात्मिक स्तर। तो तीनों स्तर पर जो है दीपावली का एक है। अब अगर हम भौतिक स्तर पर उसको देखें तो पूरे घर की सफाई करना, रोशनी करना, समाज में सबको एक साथ होना, आनंद उल्लासित रहना, पटाखे छोड़ना, और जो है ये सारा एक भौतिक स्तर पे एक नए कपड़े पहनना, सब नए कपड़े, नए गहने सब पहन करके निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये पूरा एक जो सामाजिक स्तर है, एक व्यक्तिगत रूप पे जो स्तर है, सारी सफाई हम करते हैं घर की। और कई जो एरिया हैं, जो गुजरात और कई एरिया हैं, वहाँ दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष शुरू करते हैं, जो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर। जी। बुक्स बंद करते हैं दीपावली के पहले, और दीपावली के बाद में नया वर्ष शुरू करते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे नया साल चैत्र में शुरू होता है, पर गुजरात एक बिजनेस कम्युनिटी है, वो दीपावली के बाद शुरू करती है, क्योंकि दीपावली पे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो वो बिजनेस के हिसाब से उसे एक नया, तो ये एक सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर हुआ। और उसके बाद में हम दैविक स्तर, कि हम जो अच्छे गुण हैं उनको अपने में कैसे ले, अंदर से ज्ञान का प्रकाश बढ़ाएं, सत्संग करें, और जो देवी गुण संपदा है उसको हमारे शास्त्रों में, गीता में बताया कि जो देवी गुण है संपदा, वो हमको जो है हमारे में आए, करुणा, दया, क्षमा, ये सब जो देवी गुण संपदा है, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, ये सारे गुण जो है वो हमारे अंदर आए। तो बाह्य लक्ष्मी और अंतर लक्ष्मी दोनों का हम पदार्पण कहते हैं। और उसके लिए जो शास्त्र में प्रार्थना है, शिव सूक्ता पाठ है दीपावली का। और ये भी हम देखें, दिवाली के दिन पहले एक जो है यम चतुर्दशी होती है, उसके पहले धनतेरस होती है। तो धनतेरस धन्वंतरी की जो है वो वर्षगांठ है। धन्वंतरी जो सबसे पहले वैद्यराज है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य धन धन उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। फिर दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी, हम उसका बनाते हैं, यम चतुर्दशी कहते हैं। तो जो यम जो है मृत्यु के देवता, उनके करते हैं, क्योंकि जो हमारे यम को एक नचिकेता के लिए वो गुरु रूप में भी है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया उनको, यम को। तो यम जो है वो अमरत्व का भी उपदेश देते हैं, अमरत्व की शिक्षा भी देते हैं। उस यम की हम और फिर हम जो उसको दिवाली का है, जो हम लक्ष्मी का, तो जब हमारा शरीर होगा, शुद्ध होगा, हमारा जो है ज्ञान हमारा बढ़ेगा, तब हमारे यहाँ लक्ष्मी का पदार्पण होगा। और वो चाहे आंतरिक लक्ष्मी हो, बाह्य लक्ष्मी हो, तीनों तरह का। और उसके बाद में नया वर्ष शुरू करते हैं, गुजरात में जैसे करते हैं, और भी कई जगह पर जो बिजनेस का है वो नया वर्ष शुरू करते हैं।
तो जी, मैं आपके साथ एक बात और, दीपावली के ठीक बाद में एक रामा सामा जैसा भारत के कई राज्यों में मनाते हैं। उसमें यह है कि जिन-जिन से आपकी मित्रता है उनसे तो मिले ही मिले, पर जिनसे आपका मन नहीं मिलता रहा हो, वो भी बाकी की बातों को भुला के नए सिरे से शुरुआत करें। तो ये जो एक क्षमाशीलता वाला, या समझिए कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, वो बात भी कहीं न कहीं दीपावली में आती है। इसको लेके मैं अब अगर भारत के विदेश नीति की तरफ एक कदम लेता हूँ, जो आलोक की बात है और जब हम समृद्धि की बात करते हैं, तो आपको अपने हित के प्रति सावधान रहने के लिए सजगता चाहिए। उसमें भी प्रकाश का एक विशेष स्थान रहता है कि भई आप अलर्ट हैं कि क्या हो रहा है। उस बात को लेते हुए अब हम थोड़ा-सा इंडिया का जो नई स्ट्रैटेजी अगर विदेश नीति की तरफ हम देखें, और उसमें बहुत सारी बातों की तरफ हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर पाएँगे, पर विशेष रूप से मुझे लगता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत के और चीन के संबंधों में जो अभी हाल ही में निकल कर आया है, जिसके थोड़े-थोड़े संकेत विदेश मंत्री देते रहे थे कि लगभग समझौता हो गया है। उस पूरे समझौते को जो भारत की आंतरिक राजनीति है, उसकी दृष्टि से भी उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। पर मोटा-मोटी आर्थिक दृष्टि से और वैश्विक दृष्टि से भारत की जो आने वाले समय में एक स्थिति रहेगी, उसमें इसकी बड़ी एक भूमिका होती दिखाई दे रही है। आपका विश्लेषण? अश्विन जी, बहुत सही बताया आपने। और अगर दिवाली में जैसे आपने कहा हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो दिवाली दशहरा के बाद में आती है। तो रावण का अंत होने के बाद ही दिवाली आप मना सकते हैं। तो आपके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का तो आपको अंत करना ही होगा और शत्रुओं को हटाना ही होगा। उसके बगैर दीपावली का कोई अर्थ नहीं है, लक्ष्मी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी को उठा कर ले जाएगा, आपसे लूट लेगा। तो सुरक्षा एक बहुत ही आवश्यक चीज है। और पिछले 10 सालों में विशेषकर से, और हमेशा हमारे सेना तो सुरक्षा पे रही है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर जो पिछले हमने 10 साल देखे हैं, उसमें देखा है कि चाइना का जब डोकलाम का युद्ध हुआ, जैसे आपने चाइना की बात की, तो हम 1.5-2 साल तक उनके सामने आमने-सामने खड़े रहे। उसके बाद वो अपनी जगह पे गए और आखिर उनको जगह खाली करनी पड़ी, हम वापस आ गए। फिर उन्होंने ये सारे जितने भी पहले अंतर्राष्ट्रीय जो उन्होंने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स किए थे कि हम इस प्रकार से रहेंगे, आपस में जाएँगे, जो है ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हम पे एक छोटा-सा एक जगह पे मुठभेड़ हुई, गलवान में घाटी में, और उसके बाद से हम 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, हम आमने-सामने हैं। बीच में कई जगहों पर हम थोड़ा-थोड़ा डिसएंगेज हुए। डिसएंगेज मीन्स थोड़ा-थोड़ा दूर, लेकिन डीएस्केलेशन नहीं हुआ। आज उनके भी 50,000 सैनिक हैं, हमारे भी 50,000 सैनिक हमारी इस तरफ हैं। और अब जो बाकी 2 मुख्य जगह बची थी, एक त्रिशूल पॉइंट बचा था और एक दूसरा 2 पॉइंट पे जो हम आमने-सामने थे, वहाँ संबंध नहीं हुआ, वहाँ बात हो गई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने किसी देश की बात को माना है और अब आगे हट करके वापस पीछे हटने को तैयार हुआ है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने कहा है कि हम जहां से शुरू हुए थे 2020 में, जो हमने गलत कदम लिया था, तो हम उसके पहले जहां थे वहां पर चले जाएंगे, आप भी वहां चले जाओ, और वैसे ही हम जो है आपस में एक दूसरे की जो सेना आती जाती रहती थी और सुरक्षा के लिए वो उसका देखती रहती थी कि बराबर सब कुछ हो रहा है, तो वो हम करते रहेंगे, पेट्रोलिंग करते रहेंगे। उस पर तैयार हुए। वो तैयार होने का कारण ही यही है कि जब उन्होंने देखा, यू जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी, एवरीबॉडी टॉक्स जी, योर स्ट्रेंथ। मैं आपको सिर्फ ये आपकी बात जारी रखेगा, उसको इंटरप्ट मैं आप ही की बात की कंटिन्यूएशन के लिए कर रहा हूँ। तो विदेश मंत्री ने खुलकर ये कहा कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो स्थिति बनी है, इसके पीछे बहुत सारा श्रेय भारत की सेना को जाता है। तो वो कहीं न कहीं भारत की शक्ति का भी एक प्रकार से प्रदर्शन कह दीजिए, या उसकी घोषणा कि भई हम दब के रहने वाले नहीं है। ये खुलकर, पहले ऐसा कभी भारत का तेवर विश्व मंच पर नहीं मेरे ख्याल से प्रकट हुआ है। उस त्योहार के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी हमने कभी नहीं की।
हमने कभी भी हमारी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, रोड तैयार नहीं की, टनल्स तैयार नहीं की। तो अगर सेना आगे चली भी जाए तो उनको सप्लाई के लिए पीछे जो रोड टनल्स होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, और हम कोई अगर अंदर आ जाए तो हमें बहुत समय लग जाएगा हमको सीमाओं तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही ये सरकार 2014 में आई, तब से सबसे पहला काम उन्होंने किया सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का। आज हम अक्साई चीन के अंत तक रोड हमारी जाती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां से सीधा कोरोकर्म की जो हाईवे है हम देख सकते हैं, और उसको उनको उनको काट सकते हैं वहां से हम करके। तो जगह जगह पर हमारी टनल्स बनी हैं, सड़कें बनी हैं, और उसी कारण हम हमारे टैंक्स और सब जगह ले जा पा रहे हैं। तो हम ऐसी जगहों पर आज स्थित हैं, और ये तैयारी जो हमने की, तो इसमें सभी का है योगदान है कि भारत सरकार ने राजनीतिक रूप से एक निर्णय लिया। उसके लिए उन्होंने जितने भी संसाधन दिए, और जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन विंग है मिलिट्री की, और जो मंत्रालय है हाईवे का, उन्होंने उसका बहुत तेजी से काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और सेनाओं ने उस सर्दी में -40 और -50 डिग्री पे खड़े रह करके, जहां एक तरफ कई जगह ऐसा बातचीत में आया कि जहां 25-30 मीटर दूरी पर ही चाइनीज और भारतीय सैनिक है, तो चाइनीज सैनिक तो अपने गर्म कमरों में और हाइट चला के अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे भारतीय सैनिक बाहर वॉलीबॉल खेल रहे हैं उसी -40 डिग्री में, बहुत तेजी से रेडियो चला रहे, भंगड़ा डांस कर रहे हैं वहां पर। तो वो जो एक मनोबल जो बढ़ता है और वो जो दिखाई देता है, और ऐसा रिपोर्ट्स है कि हर हफ्ते एक चाइनीज सैनिक की मृत्यु हुई है उस हाइट पे होने के लिए, क्योंकि चाइनीज के जो सैनिक हैं वो तिब्बत के लोकल नहीं है, वो दूसरी जगह से आते हैं, और उनका वहां रहने का उतना अभ्यास, उस हाइट पर रहने का अभ्यास नहीं है। तो ये सब देखते हुए चाइना ने देखा, जबकि इनका आत्मबल है, इनकी तैयारी है, सेना तैयार है, राजनीतिक रूप से राजनीति के जो नेता है वो तैयार है, तो फिर उनको समझना पड़ा कि हम जो ये गलती कर बैठे, हमको पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं इस तरह का कम्युनिकेशन और इस तरह का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के पीछे। उसमें रशिया की भी कोई भूमिका रही हो, ऐसा जो एक प्रभाव दिखाई देता है। और इसको अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो अन्य राष्ट्रों, अमेरिका की ये इच्छा रहती है कि चीन और भारत समीप नहीं आए, चीन भारत रशिया समीप नहीं आए। तो वो मुझे लगता है कि अभी विफल हो गया लगभग। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक मोटा-मोटी अंडरस्टैंडिंग। और इसमें मुझे ये भी बात जोड़ने दें कि जो रशिया की स्थिति यूक्रेन के युद्ध के चलते बन रही थी, और भारत ने ऑयल वहाँ से लेना जारी रखा, और साथ ही इस तरह की स्थिति में भारत के सहयोग से रशिया की आर्थिक स्थिति डामाडोल नहीं हुई, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। तो ये जो ट्रायंगल है चीन, रशिया और भारत का, इसको आप वर्तमान समय में किस तरह देखते हैं? और ये जो एक वैश्विक परिदृश्य में जो राष्ट्र जो भी कदम उठाते हैं, वो अपने हितों को साधने के लिए ही उठाते हैं, ये तो जग जाहिर है और स्वाभाविक ऐसा होना ही है। तो इन तीनों राष्ट्रों के बीच के संबंध, इनके लिए कितने महत्वपूर्ण आप मानते हैं? और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो एक ग्लोबल टग ऑफ वॉर ऑफ पावर रहती है, उस दृष्टि से कैसे आप देखते हैं? इसमें आपने जो कहा, उसमें एक पहले मैं यूक्रेन वाला जो है वो बात करना चाहूंगा। ये जो कहते हैं यूक्रेन से इंडिया ऑयल ले रहा है, भारत ने ऑयल लिया, उसका रिफाइन किया, उसको वापस किसने खरीदा? यूरोप ने। अभी जो यूरोप सीधा ऑयल लेकर के काम चला सकता था, वो ये कहने के लिए कि हम इनसे नहीं लेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि वो भारत से जो ले रहे हैं वो रशिया से ही आ रहा है। तो ये हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। आज सारे सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने रशिया पर रशिया से यूरेनियम लेने पर सैंक्शन नहीं है। रशिया से यूरेनियम आज भी लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, उस पर कोई सैंक्शन नहीं है, लेकिन बाकी सब पे सैंक्शन है। और दूसरा जो अमेरिका ने किया कि जिससे ग्लोबल साउथ में बहुत बड़ा एक झटका लगा कि स्विफ्ट बंद कर दिया, और उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया के जो अमेरिका में पड़े वो सीज कर लिए, और उसका जो ब्याज आ रहा है वो ब्याज यूक्रेन को देना शुरू कर दिया।
अब ये जो एक वैश्विक संस्था है आदान इकोनॉमिक की, उसमें उन्होंने जो वॉर का जो एंगल लिया है वो सही नहीं लगा, वो एक नैतिकता नहीं है। और इससे सारे देश, दूसरे जो देश हैं, एशियाई देश हैं, उनको ये लग रहा है कि ये हमारे साथ भी कभी भी किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ और प्रकार का संबंध इस प्रकार होना चाहिए। अब धीरे धीरे उस पर सोच बढ़ रही है। तो अभी जो ये वो पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो G7 था, वो सारे के सारे हाई जीडीपी और उनका इकोनॉमी में योगदान था, और सबसे बड़े बड़े उनकी इकोनॉमी बड़ी थी। लेकिन आज की तारीख में जो ब्रिक्स के जो है, ब्रिक्स का जो ग्रुप है, वो अगर पूरे 20 लोगों को मिला ले तो 50% नहीं तो इवन जो 5 BRICS जो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका को मिला ले तो भी 30 to 35% ऑफ जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड and more than around 50% of the world population they represent. So that is more important or G7 is more important. दूसरा फैक्टर अभी क्या हो गया कि यूएन कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सब जगह युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यूएन के सैंक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका लगा रहा है, यूएन के थ्रू सैंक्शंस नहीं है। तो सारे ग्रुप अपने अपने लड़ रहे हैं, लेकिन जो यूएनओ का जो मेन कार्य था कि शांति बनाए रखना, उसमें पूर्णतः विफल हो गया, क्योंकि उसमें जो वेस्ट के जो कंट्रीज उनका पूरा उसमें है और दूसरों का सहयोग उसमें नहीं है। तो ये देखते हुए अब जो आपने कहा RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना का जो कॉम्बिनेशन, उसमें क्या अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो वही करे जो वो चाहते हैं। भारत कहता है मैं मेरे लिए जो सही होगा वो मैं करूंगा। तो अभी उन्होंने बहुत सा कहा हम आपको ये सहयोग करेंगे, और कई जगह सहयोग चल भी रहा है, कई जगहों में क्वाड है, ये कई जगह सहयोग चल रहा है। लेकिन कई और जगहों से, जैसे जब पिछली बार प्रधानमंत्री आए थे 1 साल पहले, पिछले वर्ष आए थे, तो जी के जो इंजन है वो देने की बात हुई थी और एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई आगे बढ़ा नहीं है। रेटिफिकेशन के नाम से उसको रुका हुआ है। एक दूसरा हमारे जो कनाडा में जो राजनयिक है उनको उन पे जो है वो हमले की धमकी हो रही है, और इतना जबरदस्त कभी उन्होंने जो संजय आए हमारे कमिश्नर जो वापस रिटर्न होकर आए, उन्होंने बताया कि उनके पूरे स्टाफ को पुलिस का प्रोटेक्शन लेके बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां जो खालिस्तानी है उनका वहां डर है। फिर जो हमारे एयर इंडिया का जो कांड हुआ था, उसके लोग अभी भी वहां पे, तो सारे खालिस्तानियों को वहां सपोर्ट करना, और यहाँ गुरसिंह पन्नू आगे फिर दूसरी बार उन्होंने तो जी राजेंद्र जी, मैं कनाडा और अमेरिका और इस खालिस्तानी एंगल के वापस आता हूँ। थोड़ा सा बैक ट्रैक करके हम भारत चलते हैं। चीन को लेकर और चीन की स्ट्रेंथ को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो मोदी सरकार की आलोचना या मोदी सरकार को घेरने में कभी पीछे नहीं रहे, चाहे ये दावे करना हो कि भाई इतनी जो भूमि है वो भारत की, चीन ने उसका अधिग्रहण कर लिया है, या अन्य मसलों के ऊपर। और ये भी बात आती रही कि कांग्रेस का और चीन का एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसमें न जाने क्या समझौता रहा होगा, वो कोई पब्लिक डोमेन में आया नहीं वो तो। और कई स्थानों पर एक इस तरह की छवि राहुल गांधी की बनती रही कि वो प्रो इंडिया की जगह प्रो चाइना ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा सामान्य लोगों के अंदर एक प्रभाव सा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है, इसका क्या तथ्य है, उसके बारे में पूरा विस्तार से नहीं जाते हुए, पर ऐसा लगता है कि ये एक जो एक हथियार समझिए आलोचना करने का जो कांग्रेस के पास था, वो भी अगर भारत चीन के बीच का ये वाला जो समझौता है उसको लेके वो अब उनके पास से निकल गया, फिसल गया। ऐसा मानना गलत होगा, सही होगा? बिल्कुल वो नैरेटिव अब रही नहीं। जब बात हो गई कि 2020 के पहले की स्थिति जो है वैसे ही रहेंगे और वैसे ही जो है पेट्रोलिंग होती रहेगी, तो वो तो विषय ही खत्म हो गया अभी। तो वो नैरेटिव तो अब आज की तारीख में रहा ही नहीं, और जो उस नैरेटिव में सत्यता भी कोई थी नहीं। दूसरा कि यहाँ पर हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो एक मार्किंग लाइन है, बाकायदा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल है, और उसमें है कि भी हम यहाँ कंट्रोल करते हैं मैप पर। यहाँ पर जो है भारत और चीन के बीच में तो कोई लाइन भी नहीं है। आप एक
बैकमैन रेखा खींची हुई है, वो एक स्केच पेन से खींची है, तो उसकी जो चौड़ाई है वही 25-30 किलोमीटर हो जाती है पेन की। अगर हम उसको कन्वर्ट करें कि एवरी सेंटीमीटर हाउ मेनी माइल्स वी कन्वर्ट लाइक दिस, तो कई किलोमीटर उसकी हो जाती है। तो वहां तो वो रेखा है ही नहीं वहां, इसलिए हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जहां पर है उसी को। और इसीलिए हम जहां हमारी सीमाएं हैं हम कहते हैं वहां, जो कि आज उनके कंट्रोल, लेकिन हम पेट्रोलिंग करने जाते हैं। अब जाएंगे इस एग्रीमेंट के बाद में, जहां हम कह रहे हैं कि हम यहां तक हमारी सीमा है, जहां आज चाइना का कंट्रोल है हम वहां तक जाएंगे। जो 62 के समय के बाद की बातें बता रहा हूं, वहां तक जाएंगे। और वो जो कहते हैं कि उनका यहां तक कंट्रोल, वो यहां तक पेट्रोलिंग करना आएंगे। तो उसका जो एक बहुत अच्छा से जो एक अभी एग्रीमेंट बना है, जिसका मैदान पे अभी होना बाकी है। और क्योंकि ये सब चीजें चाइना के साथ जब करें तो हमें बहुत ही सोच समझ करके बात कहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो मैदान पर नहीं हो जाए, उनके पॉलिटिकल ने क्या कहा और उनकी जो सेना है वो क्या करती है, वो जब तक मैदान पे पहुंच जाए। पर हम ऐसा सोचते हैं कि जब शी ये भी कहते हैं और आपस में एक और फॉरेन अफेयर साइन करते हैं तो उसका मान्यता रहेगी। वो जब हो जाए बताएंगे, लेकिन आज उसके कारण वो नैरेटिव तो रहा ही नहीं कांग्रेस का। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा खालिस्तान की तरफ, कनाडा की तरफ आने से पहले, विदेश मंत्री एक दो मौकों पर भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत के इतिहास से ऐसे उदाहरण डिप्लोमेसी के लेकर आए जो कि मुझे लगता पहले किसी विदेश मंत्री के द्वारा मैंने नहीं सुने। जैसे उन्होंने कहा कि भारत के जो सबसे बड़े डिप्लोमेट हुए तो भगवान श्री कृष्ण हुए। फिर उन्होंने हनुमान जी के संदर्भ को लेकर भी इस प्रकार की बात की। तो ये जो हमारे अभी राम जी का उल्लेख तो दीपावली के साथ साथ होने ही वाला है, उनके आगमन की उत्सव के साथ जुड़ा हुआ दीपावली का पर्व है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक भारत की जो सांस्कृतिक गरिमा है और जो पुराणों से सीख मिलती है, उसको भी अप्लाई मॉडर्न कंटेक्स्ट में कैसे किया जाए, उस तरफ जो वर्तमान नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सजग है। इसका भी आपको लगता है कुछ सकारात्मक प्रभाव भारत के स्वाभिमान की दृष्टि से पड़ता है? देखिए अशोक, ये तो अब आप खुद याद करें कि 10-15 साल पहले जब आप ऐसे रेडियो पर टीवी पर जब बातचीत करते थे तो आप इंडिया शब्द बोला करते थे, अभी आप भारत बोल रहे हैं। ये फर्क आया है और ये फर्क जो है ऊपर से नीचे तक बह रहा है। आज जब हम भारत बोलते हैं तो हम उस संस्कृति की बात करते हैं जो हजारों साल पुरानी है और जिसमें कूटनीति के पहले गुरु चाणक्य हुए। जब दूसरे देश जिस जमाने में कबीले के रूप में रहते थे, उस जमाने में हमारे यहाँ चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ हुए। तो वो चाणक्य जो कूटनीति और अर्थनीति है वो आज भी उसी तरह प्रभावी, उसी तरह वही साम दाम दंड भेदम जो चार कहते हैं, और कई चीजें ऐसी है जिसके बारे में चाणक्य बहुत बात करते हैं। तो ये जो सब बात है, जब आप अपनी संस्कृति पर एक गर्व करते हैं और संस्कृति से जुड़ा हुआ पाते हैं, तो आप 5000 साल 10,000 साल पुरानी जो चीजें या 25,000 साल पुरानी जो रामायण की बातें हैं, उनके चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। रामायण है, महाभारत है, उनमें से आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने को इंडिया कहते हैं तो आप 75 साल में जो हुआ है या उसके गुलामी में जो हुआ उसी को ग्रहण करेंगे। तो वो जो ज्ञान है और वो जिस तरह हमने हमारे अपने आप को गलत तरीके से कहना चाहिए उस तरीके हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम हारे, इसीलिए हम जो है बाहर के लोग आकर राज कर पाए। तो उसमें से हम कुछ ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए नई जो सरकार है, बीजेपी की जो मोदी सरकार है, उसमें वो लेने से वो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और वो एक गर्व के से कह रहे हैं उसका एक, आप देखिए गीता, जिसका पहले कोई नाम नहीं लेता था राजनीतिक स्तर पर, लेकिन गीता से बड़ा मोटिवेशनल क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, अपने शस्त्र छोड़ के बैठा है, 45 मिनट से 45 मिनट में किसी ने उसको इतना मोटिवेट कर दिया, उसने युद्ध जीत लिया। मैदान में, एक युद्ध के मैदान में 45 मिनट का एक मोटिवेशन लेक्चर है, संवाद है, लेक्चर भी नहीं संवाद है, और उसमें उसने एक युद्ध को वापस
तेजी से और युद्ध पे से लड़ने को तैयार हो गया। तो वो जो चीजें हैं, उन चीजों को आज हम, हमारी जो सरकार है, और हर स्तर पर हो रहा है, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हमारे सोशल मीडिया पर, और बातों में आज हम बात कर रहे हैं तो हम उस बातों को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसका फर्क तो है ही। तो राजेंद्र जी, समय की सीमा को देखते हुए खालिस्तान के रेफरेंस में जिस तरह से आरोप कनाडा की सरकार ने भारत पर लगाए और फिर भारत ने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया और यहाँ वालों को कहा भाई वापस चले जाओ, बड़ी तनावपूर्ण स्थितियां वैसे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सॉलिड ग्राउंड पर नहीं है कनाडा, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशंस लगाए उसके बारे में उन्होंने कोई एविडेंस तो दिया नहीं। और कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें वो अपनी स्थिति को, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए भी खालिस्तान का उपयोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो बहुत संक्षेप में इसका क्या पटाक्षेप आपको लगता है निकट भविष्य में होता दिखता है, कि जैसे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, संभव है वो लंबे समय तक रहे न रहे? बहुत संक्षिप्त में मैं उसमें अपना कम समय में बताऊंगा जो मेरा विचार है। पहली बात तो कनाडा ने हमको ये बोला कि हम ये सोचते हैं कि आप जो हैं मुजरिम हैं, अपराधी हैं। अब आप प्रूव करिए कि आप अपराधी हैं। अब इससे बड़ा तो हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि उनको किसी ने मारा तो कनाडा में ही मारा ना, मारने वाला कनाडा में ही था। कोई मिसाइल या हमने तो छोड़ी नहीं इंडिया से, या हमने कोई ड्रोन से तो नहीं, अमेरिका जैसे ड्रोन से मारता है, ड्रोन से तो नहीं मारा ना किसी ने उसको वहां से। तो पहले उस आदमी को तो पकड़िए, उसको तो सजा दीजिए जिसने मारा, उसको इंडाइट करिए, उस पर चार्जशीट लगाइए, उस पर केस चलाइए। पूरा 1 साल हो गया, उसको सजा क्यों नहीं हुई? और उसको सजा करने के साथ में फिर कॉन्स्पिरेटर के मामले में जो सामने आपका एविडेंस आता है वो दीजिए, तो देंगे तो उस पर बात करेंगे। अमेरिका ने एविडेंस दिया। अमेरिका ने जिस आदमी को काम मिला था कि उसको गुरवंत सिंह की हत्या करने का काम मिला, उसने कहा सामने, उन्होंने निखिल गुप्ता का नाम लिया, उसको वो कर लेकर के आए, आज उसके सामने चार्जशीट है। तो भारत ने भी अपना एक अधिकारी को वहां भेजा, और जिस विकास का नाम लिया उसको उन्होंने देखा, वो पहले से ही हमारे यहाँ अपराधी है, सरकार में था, वो उसको निकाल दिया गया, और उसके सामने केस ऑलरेडी चल रहा है, एक्सटॉर्शन का केस चल रहा है। उसमें जो भी क्रिया करनी होगी, जो आपस में संबंध है देशों के, एक दूसरे को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के, वो काम किया जाएगा। तो राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका इसलिए भी कि आपने इतने विस्तार से जो विषय है उसको संक्षेप में समेटने के साथ साथ विविध पहलुओं को हमने स्पर्श किया। दीपावली का एक अर्थ अगर मैं आपकी सहमति से ये लूं कि जागरूक होना भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रकाश का मतलब ही जागना है। तो जब हम जागते हैं, अपने संभावनाओं और अपने आसपास की स्थितियों और सजगता से अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो फिर दीपावली के पर्व की सार्थकता और अधिक बढ़ जाती है। और ये जो नया भारत है वो और हम सब नूतनता की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान राम का स्मरण करते हुए, लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए। तो राजेंद्र जी, बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए। आभार के साथ में अशोक व्यास की तरफ से, ITV गोल्ड परिवार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आने वाला जो ये पर्व है वो नए अवसर खोले, नई खुशियां लेकर आए। पुनः पुनः नमस्कार। नमस्कार।